Hello, Mr. Manoj, can you hear me? Hello, Mr. Manoj, can you hear me? Mr. Manoj, now you can take classes. I have made you co-host. Good afternoon. आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो ट्रांसफार्मर लॉसेस एंड एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा जाएगा। इससे पहले जो क्लास में पढ़ रहे थे वो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर वर्किंग प्रिंसिपल और ईएमएफ इक्वेशन के बारे में पढ़ा गया था। उसमें जो ईएमएफ इक्वेशन आई थी हम लोग निकाले थे ई बराबर ई मैक्स, जो ईएमएफ इक्वेशन निकाले थे ई बराबर 4.44 फाई एम इंटू एफ इंटू एफ, ये इक्वेशन हम लोग की प्राप्त हुई थी। अब उसके बाद ये देखा जा रहा था कि यहाँ पे अगर हम ये कह रहे हैं कि ये ट्रांसफार्मर है और इस ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की हम लोग बात कर रहे थे, ये जो कहलाती थी वो प्राइमरी वाइंडिंग कहलाता था, ये प्राइमरी वाइंडिंग, और यहाँ पे ये जो था वो सेकेंडरी वाइंडिंग होता था। ये सेकेंडरी वाइंडिंग और ये प्राइमरी वाइंडिंग। अगर हमने ये कहा कि प्राइमरी में जो इंड्यूस्ड वोल्टेज था उसको E1 कहा जाता था और सेकेंडरी इंड्यूस्ड वोल्टेज जो था वो E2 कहा जाता था। इसमें यहाँ पे ये कोर जो है, कोर के माध्यम से सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो लिंक होती थी, कोर के माध्यम से सेकेंडरी वाइंडिंग लिंक होती थी। अगर हम लोग प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहे थे N1 और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहे थे N2, इसमें ये देखा गया था कि अगर हम ये कहते कि प्राइमरी का इंड्यूस्ड वोल्टेज कितना होगा तो ये निकाला जाता है यहाँ पे E1 बराबर 4.44 फाई एम इंटू एफ इंटू N1, यानी कि प्राइमरी में जो इंड्यूस्ड वोल्टेज था उसको हम लोग ये वैल्यू आती। अगर सेकेंडरी इंड्यूस्ड वोल्टेज की बात करते हैं, सेकेंडरी में कितना वोल्टेज इंड्यूस होता है या उत्पन्न होता है, तो वो वैल्यू जो आती वो 4.44 फाई एम इंटू एफ इंटू N1, जहाँ पे ये बता रहा है कि फाई एम जो है इसमें मैक्सिमम फ्लक्स की बात हो रही है और एफ जो है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी एम जो है उस कॉइल में फेरों की संख्या या नंबर ऑफ टर्न्स को डिनोट कर रहा होगा। अगर हम ये कहते यहाँ पे कि अगर इक्वेशन नंबर सेकेंड को थर्ड से भाग दिया जाता या डिवाइड किया जाता तो ये होता
E1 अपान E2 बराबर E1 अपान E2 बराबर N1 अपान N2, ये वैल्यू आती है। इस वैल्यू ये वैल्यू आती है। अगर हम लोग थर्ड में सेकंड की भाग डिवाइड करते तो यहाँ पे वैल्यू जो आती वो E2 अपान E1 बराबर N2 अपान N1, ये वैल्यू हमें यहाँ पे प्राप्त होती है। अब ये जो है इसको हम लोग, ये जो वैल्यू होगी इसको कहा जाता है टर्न रेशियो कहा जाता है। ये जो है आपका टर्न रेशियो कहलाता है। और N2 अपान N1 बराबर इक्वल टू K। ये जो है कि इस बात को डिनोट कर रहा है कि ये इसका जो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है। ये जो होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यानी N2 अपान N1 बराबर जो होगा, ये इक्वेशन जो है हमें E2 अपान E1 बराबर N2 अपान N1 इक्वल टू K। अगर हम लोग ये कहते हैं कि इसका इसके लिए इस प्राइमरी वाइंडिंग का एमएमएफ कितना होगा, तो हम ये कहते हैं कि N1 I1 प्राइमरी वाइंडिंग का और सेकेंडरी वाइंडिंग का एमएमएफ जो होगा N2 इंटू I। तो ये रिलेशन अगर यहाँ पे निकालते तो ये कहा जाता ये I1 अपान I2, ये हमारा जो है ये यानी कि ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। E2 अपान E1 बराबर N2 अपान N1 बराबर I1 अपान I2। ये रिलेशन हम लोग यहाँ से प्राप्त करते हैं। ये जो कहलाता है N2 अपान N1 इक्वल टू K, वो वैल्यू जो कहलाती है वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है। और ये जो होगा वो टर्न रेशियो कहलाता है। इसको जो हम लोग कहते हैं ये कहा जाता है वोल्टेज रेशियो। वोल्टेज रेशियो कहलाता है। इतनी बात हम लोग कल जो है, तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे थे कि प्राइमरी का इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है ये वैल्यू होगी, सेकेंडरी का इंड्यूस्ड वोल्टेज ये होगा। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड को थर्ड से डिवाइड करने पे ये हमें इक्वेशन प्राप्त होती है। और यहाँ पे ये जो वैल्यू प्राप्त होती है इसको टर्न रेशियो कहा जाता है। और यहाँ पे ये जो वैल्यू प्राप्त होती है इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है। ये जो है इतनी बात यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। अब उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि नो लोड, यहाँ पे ये देखा जाए ट्रांसफार्मर का लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। अगर हम लोग लॉसेस इन ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर में बेसिकली दो तरह के लॉसेस होते हैं। अगर हम लोग लॉसेस इन ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो ट्रांसफार्मर में दो तरह के लॉसेस होते हैं। लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा ये जो है वो ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, एक ये ट्रांसफार्मर है, ये इसमें हम लोग बाइंडिंग की गई है और यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पे I2 करंट है, ये I1 करंट है, N1 टर्न है, इसमें ये कोर रखी गई है। यहाँ पे E1 वोल्टेज है, यहाँ पे E2 वोल्टेज है, ये N2 टर्न होंगे। अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि इसमें कौन कौन से लॉसेस हो सकते हैं, इस ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे ये कॉपर की बाइंडिंग की गई है और बाइंडिंग यानी किसी न किसी कंडक्टर से ही तो बाइंडिंग की गई होगी। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि कॉपर की बाइंडिंग की गई होगी तो इसमें जो है इसमें
करंट फ्लो होने के कारण एक आई स्क्वायर आर लॉस हो रहा होगा। जो आई स्क्वायर आर लॉस होता है उसी को हम लोग कॉपर लॉस कहा जाता है। दूसरी बात ये होगी कि ये कोर है। अब कोर जो है किसी न किसी मटेरियल की बनी हुई है। तो हम लोग बात कर रहे थे किस मटेरियल की कोर बनी हुई होती है, तो वो हाई सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होती है। ये पहले, अब जो है वो CRGO का उपयोग किया जाता है। CRGO, CRGO का फुल फॉर्म होता है कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है किससे, कोर बनाने में। अब इससे क्या होगा कि ये जो मटेरियल है कोर, इसका मतलब इसमें जो है वो यानी कि इसमें जो हम कह रहे हैं कि 4% जो है, जो मटेरियल है उसमें 4% जो है वो सिलिकॉन मिला हुआ होता है। बाकी जो है 96% जो है स्टील होता है इस मटेरियल में। यानी जिस मटेरियल की कोर बनी हुई है उसमें जो है वो 4% जो है वो सिलिकॉन होता है और 96% जो है वो स्टील का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसको जो है, अब इसमें जो है जो कोर बनी हुई है उस कोर में किसी न किसी मटेरियल की बनी हुई है। वो कोर में, जैसे हमने कहा कि ये कोर है और इसी कोर में ये कॉपर की वाइंडिंग की गई होगी, यहाँ पे ये सप्लाई दे दी गई होगी, ये तो दिया गया होगा। अगर हम ये कह रहे हैं कि इसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो एक तो लॉस ये है कि इसमें जो कंडक्टर से बाइंडिंग की गई है उसमें लॉस हो रहा है, उसको हम लोग कॉपर लॉस कहा जाता है या आई स्क्वायर आर लॉस कहा जाता है। दूसरा ये कोर है, इस कोर में भी लॉस होगा, तो इसको हम लोग एक कहते हैं, एक आपका कोर लॉस होता है और दूसरा जो है वो आयरन लॉस अथवा आई स्क्वायर आर लॉस होगा। कोर या तो कोर लॉस होगा या फिर इसी को हम लोग आयरन लॉस कहा जाता है। कोर लॉस जो है वो दो तरह के होते हैं। कोर लॉस जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक जो होगा वो हिस्टेरिसिस लॉस कहलाता है, एक जो है वो हिस्टेरिसिस लॉस होगा और दूसरा जो है वो ईडी करेंट लॉस होगा। इसी यानी कि कोर लॉस जो है वो दो प्रकार से होते हैं, एक आपका हिस्टेरिसिस लॉस होता है, दूसरा जो है वो ईडी करेंट लॉस होता है। बेसिकली हम लोग ये बात कर रहे थे कि इस कोर में यानी इस ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार के लॉसेस होते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि सबसे पहला जो लॉस है, एक तो आपका कोर लॉस है। कोर लॉस में भी दो तरह के लॉसेस होते हैं, एक आपका हिस्टेरिसिस लॉस होता है और दूसरा जो है वो ईडी करेंट लॉसेस होता है। दूसरा जो लॉस होता है सेकेंड, वो कॉपर लॉस होता है, जिसको हम लोग आई स्क्वायर आर लॉस कहा जाता है। अब इन्हीं दोनों लॉसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद ये देखा जाएगा कि कौन कौन से इसमें कैसे वो लॉसेस हो रहे हैं या उन लॉसेस को कम करने के लिए क्या हमें उपयोग करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोर लॉस के बारे में। लॉसेस इन ट्रांसफार्मर में सबसे पहले अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जो है वो कोर लॉसेस के बारे में पढ़ा जाएगा। कोर लॉस में फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हिस्टेरिसिस लॉस होगा। हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है, जिसको हम लोग TH से डिनोट किया जाता है, हिस्टेरिसिस लॉस को TH से डिनोट किया जाता है। KH जो है वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, KH जो है वो
प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है इनटू फ्रीक्वेंसी इनटू मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बी मैक्स के पावर एक्स। एक्स की जो वैल्यू होती है वो 1.5 से लेके 2.5 के बीच में वैल्यू होती है, यानी इस एक्स का जो मान होता है वो 1.5 से लेके 2.5 के बीच में होता है। इसको हम लोग अब ये जो है हिस्टैरिसीस लॉस है, जहां पे के एफ जो है वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, एफ जो है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, बी मैक्स जो है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है। दूसरा जो लॉस है उसको हम लोग कह रहे हैं ईडी करंट लॉसेस, ईडी करंट लॉस। दूसरा जो है वो ईडी करंट लॉस है। ईडी करंट लॉसेस जो है ई से डिनोट किया जाता है, यानी ई जो है वो सफिक्स में है और पी जो है वो लॉस को पावर लॉस की बात हो रही है, तो पावर लॉस जो होगा वो इस तरह से लिखा जाएगा, ई जो है वो सफिक्स में लिखा जाएगा। तो पावर लॉस जो होता है के ई जो है एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है इनटू फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर एक्स के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी इन बातों पे आपका हिस्टैरिसीस लॉस और इसके ऊपर एडी करंट लॉसेस जो है वो डिपेंड करते हैं। अब इसमें जो है हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में। अगर आयरन लॉस यानी कि पी आई बराबर पी एच प्लस पीई, यानी आयरन लॉस जो है वो हिस्टैरिसीस लॉस प्लस ईडी करंट लॉसेस के बराबर होता है। अब उसके बाद हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में, डिटेल में पढ़ा जाएगा हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में, वो कैसे लॉस होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास एक कोर है, एक जो है वो कोर है। अब कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। इस कोर में बाइंडिंग की गई है कॉपर की। जैसे हमने कहा कि ये हमारा मान लेते कोर है और इस कोर में बाइंडिंग की गई होगी, यहाँ से ये सप्लाई दी जा रही होगी, वही चीज हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि हमने कहा कि एक जो है ये हमने कोर ले लिया और इस कोर में हमने बाइंडिंग कर दिया। बाइंडिंग करने के बाद हमने एक यहाँ पे एक स्विच लगा दिया और स्विच लगाने के बाद यहाँ पे एक जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया गया। वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाने के बाद यहाँ पे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। इस कोर की जो लेंथ होगी वो एल मीटर है, यानी इस कोर की जो लेंथ है वो एल मीटर है। इसके नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो एन होंगे। ये जो रेजिस्टेंस है वो एक रिहोस्टेट है, यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अगर हम ये कहते हैं, थोड़ा सा बेसिक की बात करते हैं, तो बेसिक में हम लोग पढ़े थे, बेसिक में एक रिलेशन के बारे में पढ़ा गया था, फाई बराबर बी बाई ए, फाई बराबर बी बाई ए। फाई जो है वो फ्लक्स है और बी जो है फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स, यानी कि बी जो है वो फ्लक्स डेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी भी है, और ये जो है उस कोर का एरिया को डिनोट कर रहा होगा। दूसरी बात है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को एच से डिनोट किया जाता है, तो एच बराबर एन आई बाई एन। यानी अगर हम ये कह रहे हैं कि ये जो है, ये देखा जा कि एक हमने कोर ले लिया है, उस कोर की लेंथ जो है वो एल मीटर है और उस कोर में फ्लो होने वाली करंट जो है वो आई है। तो इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, इस कोर में इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, तो ये कह सकते हैं एच बराबर एन आई अपन एल होगा। दूसरा एक रिलेशन और पढ़े थे हम लोग, बी बराबर
म्यू इंटू एच, बी बराबर म्यू इंटू एच, जहां पे म्यू बराबर जो होता था म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ये वैल्यू होती थी। अब उसके बाद अगर हम ये कह रहे हैं इतनी वैल्यू, यानी बी जो है वो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, यानी फ्लक्स डेंसिटी है, एच जो है इंटेंसिटी है। अगर हमने ये कहा कि ये जो कोर है, ये जो कोर है, एक बार अगर हमने मान लिया कि डिजाइन कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर बना दिया और ये ट्रांसफार्मर एक बार डिजाइन कर दिया गया होगा, यानी कि ये जो ट्रांसफार्मर एक बार बना दिया गया, तो जब ये ट्रांसफार्मर बन जाएगा तो इसका मतलब हम लोग किन किन बातों पे या किसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है उसके बारे में देखा जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि मान लिया कि हमने यहाँ पे एक कोर बनाया और उस कोर में n फेरों की संख्या लगा दी गई, तो यानी n की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। कोर की लेंथ कितनी होगी वो भी जब हमने डिजाइन कर दिया तो कोर की लेंथ भी कांस्टेंट हो गई, यानी कि n और l जो है एक बात तो कांस्टेंट हो गए। अब कोर जो है उस कितने एरिया का कोर लिया गया है वो भी वैल्यू फिक्स हो गई। यानी कि अगर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से ये देखा जाए कि B जो है 5 प्रोपोर्शनल टू B होगा, यानी 5 प्रोपोर्शनल टू B होगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई, तो 5 प्रोपोर्शनल टू B हो गया। दूसरी बात ये होगी कि H प्रोपोर्शनल टू I हो गया, H प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि n और l की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो गई, तो H प्रोपोर्शनल टू I और B बराबर म्यू इंटू म्यू जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो B प्रोपोर्शनल टू H होगा। इतनी बात हो गई। अगर हम लोग इतनी बात और ये जानते हैं कि जो करंट होती है वो फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो I प्रोपोर्शनल टू 5 होगा। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होगी। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि एक कर्व के बारे में आप लोग पढ़े होंगे जिसको BH कर्व कहा जाता है। BH यानी कि B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है और H जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। H जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। अगर हम ये कहें यहाँ पे कि ये इस कोर्स से देखा जाए कि जब ये स्विच ओपन कंडीशन में है तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रही होगी, और जब करंट नहीं फ्लो हो रही होगी यानी ये कहा जाए कि अगर करंट 0 है तो I जो है वही फ्लक्स के प्रोपोर्शनल है। यानी कि जब स्विच ओपन कंडीशन में है तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रही होगी, जब करंट नहीं फ्लो हो रही होगी तो I का मान क्या होगा? 0 होगा। जब I का मान 0 होगा तो फाई का मान भी 0 होगा, और फाई जो है वो B के प्रोपोर्शनल है। फाई जो है, सॉरी यहाँ एक रिलेशन करवा, B बराबर फाई बाई A होता है, तो B प्रोपोर्शनल टू फाई। अगर हम ये कह रहे हैं कि B प्रोपोर्शनल टू फाई है, B प्रोपोर्शनल टू फाई है, अगर I की वैल्यू 0 है तो फाई का मान भी 0 होगा, और फाई का मान 0 हो तो B का मान भी 0 होगा। और ये कह रहे हैं कि जब I का मान 0 होगा तो H प्रोपोर्शनल टू I है, H प्रोपोर्शनल टू I है तो H का मान भी 0 होगा, H का मान भी 0 होगा। तो उस समय अगर ये देखा जाए कि ये कर्व कहाँ होगा तो हम ये कहेंगे कि ओरिजिन पे होगा। ओरिजिन पे होगा क्योंकि B और H दोनों का मान 0 है। अगर हमने ये कहा कि जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया, जब ये स्विच को क्लोज किया गया तो इसमें एक करंट फ्लो होने लगी, और इस करंट फ्लो होने के ये जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में अगर कोई करंट फ्लो हो रही होती है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो यहाँ पे इस करंट फ्लो होने के कारण क्या हुआ, हमने यहाँ पे जो रियोस्टेट लिया हुआ वेरिएबल रियोस्टेट है,
तो हम अपने अनुसार जो है इस रियास्टेट को चेंज करेंगे तो ये करंट की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही होगी। तो हमने ये कहा कि यानी ये करंट की वैल्यू क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। और जब करंट की वैल्यू चेंज हो रही होगी तो फ्लक्स का मान भी चेंज हो रहा होगा। अब फ्लक्स का मान चेंज हो रहा होगा तो बी का मान भी चेंज हो रहा होगा, और जब बी का मान यानी कि आई का मान चेंज हो रहा है तो एच का मान भी चेंज हो रहा होगा। तो ये कह सकते हैं कि जब बी प्रोपोर्शनल टू एच है, बी प्रोपोर्शनल टू एच है, तो जितना वैल्यू बी की बढ़ रही होगी उतना ही वैल्यू जो है एच की बढ़ रही होगी। यानी जितना मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का मान बढ़ रहा होगा उतना ही मान मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का बढ़ रहा होगा। तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रही होगी। क्या, क्योंकि जितना बी का मान बढ़ रहा है उतना ही एच का मान, सभी मान क्या हो रहे हैं, बराबर बढ़ रहे हैं। बी और एच का मान दोनों वैल्यू जो है वो समान बढ़ रही होगी। अब उसके बाद हमने ये कहा कि जो कोर हमने यूज किया है करंट के मान को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। अब हमने ये कहा कि जो कोर लिया गया है तो ये जानते हैं कि कोर जो है, ये कहते हैं कि कोई भी मटेरियल है उसमें एक तो लिमिट होगी ना कि उससे ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं हो सकती है। जैसे हमने ये कहा कि मान लेते हैं कि एक हमने कोर ले लिया और इस कोर में ये देखा जा रहा होगा कि मैक्सिमम 10 वेबर का फ्लक्स बन सकता है। हमने कहा कि ये जो कोर लिया है और इस कोर जो मटेरियल है इसमें मैक्सिमम जो है वो 10 वेबर का फ्लक्स बन सकता है। जब 10 वेबर का ही फ्लक्स बन सकता है यानी कि 10 वेबर का फ्लक्स बनेगा। अब इसका मतलब हमने करंट के मान को धीरे धीरे पहले 2 वेबर का बना होगा, 5 फिर 6 फिर 8 फिर 10 वेबर का। इसका मतलब कि 10 वेबर का फ्लक्स जब बन गया होगा तो उसके बाद जो है फ्लक्स का मान नहीं बढ़ रहा होगा, क्योंकि उस यानी 10 वेबर से ज्यादा फ्लक्स नहीं बनेगा। जब 10 वेबर से ज्यादा फ्लक्स नहीं बनेगा तो हम ये तो कह सकते हैं ना कि ये जो बी का मान है यानी फ्लक्स जो बी के प्रोपोर्शनल है, बी की वैल्यू जो है अब वो सेचुरेट हो गई। सेचुरेट का मतलब क्या हो गया कि अब उससे ज्यादा फ्लक्स नहीं बन रहा होगा, यानी कि अब ये सेचुरेट हो गई। बी का मान तो कांस्टेंट हो गया, यानी बी का मान जो है क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। अब इसी लेकिन एच का मान जो है वो बढ़ रहा होगा। अब करंट की वैल्यू को हम तो बढ़ा रहे हैं रियास्टेट के थ्रू, लेकिन ये देख रहे हैं कि बी का मान जो है वो बढ़ रहा है, बी का मान जो है वो कांस्टेंट हो गया जबकि एच का मान बढ़ रहा है। अब हमने ये कहा कि जैसे जैसे हमने करंट को बढ़ाया था वैसे ही वैसे करंट को अब कम करना शुरू कर दिए। जब करंट को मान कम करना शुरू कर दिए तो ये जो कर्व है पीछे आया होगा, होना चाहिए था इसको 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही जैसे हमने करंट की वैल्यू को बढ़ा रहे थे वैसे ही वैसे जो है बी का मान बढ़ रहा था और साथ साथ एच का मान भी बढ़ रहा था। यानी कि जैसे जैसे हम बढ़ा रहे थे वैसे से बढ़ रहा था। अब जैसे जैसे कम किए वैसे वैसे कम होना चाहिए था, लेकिन कम नहीं हुआ, यानी कि ओरिजिन पे न जाके। क्योंकि अगर हम लोग एक बात करें, प्रैक्टिकली बिल्कुल बात किया जाए कि एक हमने आयरन का टुकड़ा ले लिया यानी लोहे का टुकड़ा ले लिया, और लोहे का टुकड़ा जब ले लिया उसको क्या किया कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया, कि जहां पे मान लेते हैं कि एक हमारे पास मैग्नेट है और एक आयरन है जो लोहे के टुकड़े कहा जाता है। एक हमने कहा कि यहाँ पे ये मैग्नेट है और एक हमने यहाँ पे आयरन का टुकड़ा यानी लोहे का टुकड़ा ले लिया। अब इन दोनों को मैग्नेटिक यानी इन दोनों को एक पास काफी देर तक लाके रगड़ते रहे। उसके बाद हमने क्या किया कि इन दोनों को अलग अलग कर दिया, यानी मैग्नेट को अलग कर दिया और आयरन के टुकड़े को अलग कर दिया। फिर भी अगर हमने ये देखा कि कुछ समय बाद भी अगर हम ये देख रहे हैं कि जो आयरन का टुकड़ा है उसमें कुछ न कुछ मैग्नेटिक गुण यानी उसमें चुंबकत्व का गुण जो है वो रह जाता है। जब चुंबकत्व का गुण रह जाता है उसी को हम लोग रेजिडुअल मैग्नेट कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है,
रेजिडुअल मैग्नेट कहा जाता है। यानी O से C का जो पॉइंट होगा, यानी यहाँ से और यहाँ तक का जो पॉइंट होगा वो सेचुरेशन पॉइंट कहलाता है। यानी ये जो C पॉइंट है उसी को हम लोग सेचुरेशन पॉइंट कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसी को हम लोग सेचुरेशन पॉइंट कहा जाता है। उसी को हम लोग सेचुरेशन पॉइंट कहा जाता है। अगर हमने ये कहा बी के मान, जैसे जैसे हमने करंट की वैल्यू, यानी ये वैल्यू जो है वो 0 नहीं हुआ, इसी को हम लोग रेजिडुअल मैग्नेट कहा जाता है। उसी को हम लोग रेजिडुअल मैग्नेट कहा जाता है। यानी अब इस बी के मान को 0 करने के लिए, इस बी के मान को 0 करने के लिए हमने बैटरी की पोलरिटी को चेंज कर दिया। बैटरी की पोलरिटी को चेंज कर दिया। जब बैटरी की पोलरिटी को चेंज कर दिया तब क्या हुआ? ये बी का मान 0 हो गया। बी का मान 0 हो गया। लेकिन बी का मान 0 ऐसे नहीं हुआ। बी का मान 0 करने के लिए हमने बैटरी की पोलरिटी को जब चेंज किया तो उस पे कहीं ना कहीं एक प्रकार का फोर्स लगता है। उसी फोर्स को हम लोग, उसी फोर्स को कहा जाता है, ये यहाँ से इस मान को 0 करने के लिए कोरेसिव फोर्स कहा जाता है। कोरेसिव फोर्स कहा जाता है। यानी इसी बी के मान को 0 करने के लिए जब हमने बैटरी की पोलरिटी को चेंज कर दिया तब ये देखा गया कि बी का मान तो 0 हो गया, लेकिन जिस समय बी का मान 0 हुआ उस समय एच का मान 0 नहीं हुआ। जिस समय बी का मान 0 हुआ उस समय एच का मान 0 नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि हमने फिर धीरे धीरे करंट की वैल्यू को बढ़ाते गए, करंट की वैल्यू को बढ़ाते गए और फिर जो है इसी तरह से करंट की वैल्यू बढ़ाते और घटाते गए तो एक साइकिल ये हमें इस तरह से कर्व प्राप्त होगा। इसी को हम लोग बीएच कर्व कहा जाता है। इसी को बीएच कर्व कहा जाता है। यानी कि ये जो कर्व इतना चौड़ा बना हुआ है उसी को हम लोग हिस्टेरिसिस लॉस कहा जाता है। इस हिस्टेरिसिस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, यानी ये हिस्टेरिसिस लॉस कब कम हो सकता है, खत्म तो नहीं हो सकता है। ये मटेरियल जो है, यानी जिस मटेरियल की कोर बनी हुई है उसके मटेरियल को अगर हम लोग चेंज कर दिया जाए, किसी और मटेरियल का प्रयोग किया जाए, तो जो हम लोग बात कर रहे थे हाई सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता था, उस हाई सिलिकॉन स्टील की जगह पे अब जो प्रयोग किया जाता है वो क्या प्रयोग किया जाता है? CRGO, CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड हाई सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। अब इसका जो जितना ये कर्व जो है कम होगा, इसकी चौड़ाई जितनी, इसकी विड्थ जितने ही कम होगी उतना ही हिस्टेरिसिस लॉस जो है वो कम होंगे, उतने ही हिस्टेरिसिस लॉस जो है वो कम होंगे। तो इसी को हम लोग हिस्टेरिसिस लॉस कहा जाता है। दूसरा थोड़ा सा आसान भाषा में इसको अगर हम लोग समझा जाए तो ये कहा जा सकता है कि अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करते हैं कि हमने ये कहा कि अगर मान लेते हैं कि ये जो है एक मैग्नेट है और इसके मैग्नेटिक डोमेन सभी अलाइन हैं, सभी एक डायरेक्शन में है, सभी एक डायरेक्शन में है। जब सभी ये मैग्नेटिक डोमेन है, सभी जो है इधर उधर की डायरेक्शन में सभी बिखरे हुए हैं, कुछ इस डायरेक्शन में कुछ उस डायरेक्शन। लेकिन जैसे ही हमने इसको क्या किया कि बैटरी की पोलरिटी से जोड़ दिया गया, जैसे ही हमने बैटरी की पोलरिटी से जोड़ा गया, इसके सभी मैग्नेटिक डोमेन जो है वो अलाइन हो गए। अलाइन होने का मतलब सभी जो है मैग्नेटिक डोमेन एक लाइन में हो गए, सभी मैग्नेटिक एक लाइन में हो गए। अब उसके बाद जो हम लोग सप्लाई देते हैं, जो हम लोग सप्लाई देते हैं वो एसी नेचर की सप्लाई होती है। और जब एसी नेचर की सप्लाई होती है तो हर साइकिल में इसकी वैल्यू जो क्या होगी,
पहले ये पॉजिटिव था, फिर क्या हुआ, डायरेक्शन रिवर्स हो गई, फिर पॉजिटिव, फिर रिवर्स, फिर पॉजिटिव, फिर रिवर्स, ऐसे जो है वो चेंज होता रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में मान लेते इस तरह से अलाइन हुए होंगे, लेकिन जैसे ही इसकी ये वाली साइकिल स्टार्ट हुई, नेक्स्ट हाफ साइकिल स्टार्ट हुई, सभी मैग्नेटिक डोमेन जो है वो रिवर्स हो जाने चाहिए थे, लेकिन कुछ मैग्नेटिक डोमेन जो है वो पहले की ही डायरेक्शन में रह गए और कुछ मैग्नेटिक डोमेन जो है वो रिवर्स हो गए। इन दोनों के बीच जो क्या हुआ कि कुछ मैग्नेटिक डोमेन रिवर्स हो गए, कुछ नहीं हो पाए, तो आपस में टकराने की वजह से मैग्नेटिक जो लॉस हो रहा है, यानी जो हीट उत्पन्न हो रही है, उसी को हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस कहा जाता है। दो लाइन में सबसे आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि जो है मैग्नेटिक डोमेन ए अलाइन हुए, फिर वो दूसरी डायरेक्शन में हुए, आपस में टकराने की वजह से मैग्नेटिक डोमेन आपस में टकराने की वजह जिस कारण से लॉस होता है उसी को हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस कहा जाता है। इतनी बात जो है वो हिस्टैरिसीस लॉस में, इसको मिनिमाइज करने के लिए बस हम लोग कोर की मटेरियल को चेंज कर सकते हैं, जितना अच्छा मटेरियल होगा उतना ही लॉसेस जो है वो कम हो सकता है। यानी कि इसीलिए हम कहते हैं कि और मशीनों के कंपेयर में इसकी जो इफिशिएंसी होती है वो 98% तक होती है, और मशीनों की इफिशिएंसी जो है वो कम होती है। अब इसी में हम लोग ये देखते हैं कि हिस्टैरिसीस लॉस में जो है किस किस बातों, किनके ऊपर जो है हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, हिस्टैरिसीस लॉस में वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग पी एच की बात कर रहे थे तो यहाँ पे के एच इंटू एफ इंटू बी मैक्स, यहाँ एफ या के एच जो है वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, एफ जो है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, बी जो है वो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी को डिनोट कर रहा होगा। अब उसके बाद एक इक्वेशन हम लोग जो निकाले थे, यहाँ पे फाई बराबर बी इंटू बी बराबर, जो बी बराबर होता है वो फाई बाई ए होता है, बी बराबर फाई बाई ए। हम लोग जो इक्वेशन प्राप्त किए थे कि क्या वैल्यू आई थी इक्वेशन में, तो ये देखा जा, जो वोल्टेज इंड्यूस था 4.44 इंटू एफ इंटू 5 मैक्स इंटू 5 मैक्स इंटू एन, ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई थी। तो यहाँ से अगर 5 मैक्स की वैल्यू निकाल लिया जाए तो बी मैक्स इंटू ए, ये जो है वो उस कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। अब उसके बाद अगर हम ये बात करते हैं अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, लेंज लॉ की बात अगर हम लोग कर रहे होंगे तो लेंज लॉ ये कहता है इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। हम ये जानते हैं कि जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो सप्लाई वोल्टेज के लगभग बराबर होता है, तो V1 बराबर 4.44 ये वैल्यू होगी, ये जो है सप्लाई वोल्टेज है। अब यहाँ पे अगर हम लोग 5M की वैल्यू जो है ये वैल्यू पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर 4.44 इंटू एफ इंटू बी मैक्स इंटू ए इंटू एन, ये वैल्यू हो जाएगी। अब उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से बी मैक्स की वैल्यू निकाल लिया जाए, बी मैक्स की वैल्यू यानी बी मैक्स की वैल्यू अगर निकाल लिया जाए तो क्या आ जाएगा, V1 अपान 4.44 इंटू एफ इंटू ए
इनटू ईयर, ये वैल्यू हो जाएगी। बी मैक्स की वैल्यू जो है इतनी प्राप्त हो रही। अब यही बी मैक्स की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, यानी इक्वेशन नंबर सेकंड की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो जो पी एच की वैल्यू होगी, जो हिस्टैटिक लॉस होगा, वो के एच इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, के एच इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये वैल्यू होगी, इंटू बी मैक्स की जगह पे क्या रखेंगे, V1 अपान 4.44 इंटू एफ इंटू एम इंटू ए, ये वैल्यू जो है इस पूरे के पावर एक्स हो जाएगा, इतनी वैल्यू होगी। अगर हम ये कह रहे हैं कि एक बार जब ट्रांसफार्मर को डिजाइन कर दिया गया होगा तो उसके फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न, उसकी कोर और ये वैल्यू, सभी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। जब ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी तो पी एच बराबर एक नया कैपिटल के इंटू एच इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये वैल्यू होगी, इंटू V1 अपान एफ, ये वैल्यू हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। कौन सी, इंटू पावर एक्स हो जाएगा, पावर एक्स हो जाएगा, इतनी वैल्यू हमें प्राप्त हो रही होगी। अब उसके बाद अगर ये देखा जाए पी एच बराबर, यानी हिस्टैटिक लॉस बराबर कैपिटल के स्मॉल एच इंटू क्या हो जाएगा, हाँ, इंटू एफ के पावर एक्स, नहीं एफ के पावर 1 माइनस एक्स इंटू बी के पावर एक्स हो जाएगा। ये वैल्यू हमें यहाँ से प्राप्त हो रही है। यानी अगर ये देखा जाए कि हिस्टैटिक लॉस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये कहेंगे कि पी एच प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एफ के पावर 1 माइनस एक्स इंटू बी के पावर एक्स। पहली बात है कि अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो हिस्टैटिक लॉस भी चेंज होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लॉसेस हिस्टैटिक लॉस बढ़ेंगे। दूसरी बात ये भी कर सकते हैं कि अगर सप्लाई वोल्टेज भी चेंज होगा तब भी लॉसेस जो है वो चेंज होगा, यानी सप्लाई वोल्टेज बढ़ेगा तब भी जो है ये वैल्यू जो है वो लॉसेस बढ़ेंगे। तो जो है हिस्टैटिक लॉस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो पहला ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, पहली बात। दूसरी बात किस पे डिपेंड करता है हिस्टैटिक लॉस, ये जो है सप्लाई वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जो हिस्टैटिक लॉस है, अगर हम ये कहते हैं कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन होगा, यानी सप्लाई फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो हिस्टैटिक लॉस बढ़ेगा, अगर सप्लाई वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो हिस्टैटिक लॉस जो है वो बढ़ेगा। या ये कह सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी कम हुई तो हिस्टैटिक लॉस कम होगा, अगर सप्लाई वोल्टेज कम हुआ तो हिस्टैटिक लॉस कम होगा। लेकिन ये सब पैरामीटर कम होने से, क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास ट्रांसफार्मर डिजाइन किया गया है वो 50 हर्ट्ज पे डिजाइन किया गया, अगर इसके मान में कोई परिवर्तन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी के मान में परिवर्तन हो रहा है तो हिस्टैटिक लॉस भी बढ़ेगा और सप्लाई वोल्टेज के मान में भी परिवर्तन हो रहा होगा, तब भी जो है हिस्टैटिक लॉस का मान चेंज होगा। अब दूसरी बात हम लोग बात करते हैं ईडी करंट लॉसेस की बात करते हैं। हिस्टैटिक लॉस जो है ये समाप्त हुआ। अब जो है
वो ईडी करंट लॉसेस के बारे में देखा जाए। अब जो है ईडी करंट लॉसेस के बारे में देखा जाए। पीई बराबर के ई इंटू एफ स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर इंटू बी मैक्स का स्क्वायर। अगर हम लोग ये देख रहे थे कि यहाँ से जो वैल्यू आई थी बी मैक्स की वैल्यू क्या आई थी, V1 अपान 4.44 इंटू एन इंटू ए इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यही वैल्यू आई थी। अब ये वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे तो पीई जो है, पीई बराबर के ई इंटू एफ स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा V1 स्क्वायर अपान V1 एक सेकेंड, V1 इंटू 4.44 इंटू एफ स्क्वायर इंटू सॉरी ये रहने दो इंटू ए इंटू एन, ये टोटल स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू होगी। अगर हम ये कहें कि ये वैल्यू भी तो कांस्टेंट होगी, ये वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। अब क्या बचा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो ये जो है एक नया कांस्टेंट ले लेंगे, कैपिटल के इंटू ई इंटू एफ स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर बटे एफ स्क्वायर। एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा पीई, यानी ईडी करंट लॉसेस बराबर क्या हो जाएगा, के ई इंटू V1 स्क्वायर, के ई इंटू V1 स्क्वायर। ये कह सकते हैं कि जो ईडी करंट लॉसेस होगा वो सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर में होगा। अगर सप्लाई ईडी करंट लॉसेस है, अगर सप्लाई वोल्टेज में थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ तो ईडी करंट लॉसेस में ज्यादा परिवर्तन होगा, क्योंकि अगर V1 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट पीई। तो जो ईडी करंट लॉसेस है वो सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ये बात हम लोग ईडी करंट लॉसेस के, यानी किसके ऊपर डिपेंड करता है ईडी करंट लॉसेस जो है, वो सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल के डिपेंड करता है। अब इसको हम लोग थोड़ा डिफाइन कर लीजिए परिभाषा के रूप में, मतलब ईडी करंट लॉसेस क्या होता है। ये तो मैथमेटिकल हो गया कि ये जो है ईडी करंट लॉसेस जो है वो सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल के ऊपर डिपेंड करता है, सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग ये देखा जाए, दूसरी बात हमने ये कहा कि ये जो है ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर दिया गया, ये कोर है, ये कोर है। ईडी करंट लॉसेस क्या होता है, अगर हम लोग ईडी करंट लॉसेस की बात कर रहे होंगे तो ईडी करंट लॉसेस में अगर हमने ये कहा कि यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर दिया गया, इस वोल्टेज अप्लाई करने के कारण इसमें एक आई एम्पियर की करंट फ्लो होने लगी। करंट होने के बाद यहाँ पे एक फ्लक्स सेटअप हुआ होगा। तो अगर हम लोग कोर की बात कर रहे हैं तो ये देखा गया था जो कोर थी, प्रत्येक कोर जो है वो 0.35 mm से लेके 0.5 mm के बीच
होती है कोर की, एक कोर की थिकनेस। कोर जो है ऐसा नहीं है कि ये जो हमने डाटेड दिखा दिया इसी तरह से कोर बनी हुई होती है। इस तरह से बहुत सारी कोरें जो है लगी हुई होती हैं। ये जो है इसी तरह से बहुत सारी कोरें लगी हुई थी और इसी पे हम लोग ये बाइंडिंग कर दी जाती है। अब उसके बाद अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हमने कहा कि यहाँ पे एक फ्लक्स सेटअप हुआ, यहाँ पे फ्लक्स सेटअप हुआ और ये जो है इस तरह से कोर है, ये सभी कोर इसी तरह से बनी हुई होंगी, यहाँ पे इस तरह से मुड़ के ऐसे बनी हुई होंगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो करंट है ये इस पाथ को फॉलो कर लेनी चाहिए थी और इसी में फ्लो भी होता है। लेकिन अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि एक कोर की जो थिकनेस है, मान लेते हैं ये कोर जो है इतनी मोटी है, अगर कोर जो है इतनी मोटी है, इसकी कोर की जो थिकनेस इतनी है, तो जो फ्लक्स सेटअप हुआ वो इसी तरह से फ्लो हो जाना चाहिए था, इसी तरह से कोर करंट जो है फ्लो हो जानी चाहिए थी। लेकिन ये थिकनेस इतनी, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो इतनी थिकनेस है, इस पाथ में भी करंट फ्लो हो रही है, यानी एक करंट तो इधर सीधे चली जा रही होगी, एक जो है यहीं पे सर्कुलेट हो रही है, बार बार यहीं पे सर्कुलेट, उसको कोई पाथ या पाथ नहीं मिल पा रहा है। तो इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे यहीं पे जब सर्कुलेट हो रही है कोई पाथ इसको डिस्ट्रॉय होने के लिए नहीं मिल पा रहा होगा, तो उसके कारण क्या होगा कि ये कोर जो है वो हीट होने लगती है और जब ये कोर हीट होने लगती है तो उसके कारण जो लॉस होता है उसी को हम लोग ईडी करंट लॉसेस कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? ईडी करंट लॉसेस जो है, यानी इस कोर को ये एक हमने कहा कि ये करंट इधर फ्लो हो जानी चाहिए थी, लेकिन पूरी करंट फ्लो नहीं हो पाई, कुछ जो है इसके थिकनेस होने की वजह से यहीं पे सर्कुलेट हो रही है और इस सर्कुलेट होने के कारण क्या होगा कि कोर जो है वो हीट होती है और हीट होने के कारण जो लॉस होता है उसी को हम लोग ईडी करंट लॉसेस कहा जाता है। इसीलिए ईडी करंट लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए ये जो प्रत्येक, जब से हमने कहा कि ये कोर है, इस कोर के बीच में हमने ये लेमिनेशन कर देते हैं, लेमिनेट कर दे, इंसुलेशन यानी ये लेमिनेट कर दिया जाता है। लेमिनेट करने से क्या होगा कि ईडी करंट लॉसेस को मिनिमाइज कर दिया जाता है या कम होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईडी करंट लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, तो वो इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है। तो ईडी करंट से कौन से लॉसेस मिनिमाइज होते हैं? ईडी करंट यहाँ पे इंसुलेशन का प्रयोग करने से ही जो है आपका ईडी करंट लॉसेस जो है वो कम होता है। तो ये बात हो गई हम लोगों के लॉसेस के बारे में, बात की है हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉपर लॉस के बारे में। ईडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में बात होगी। अगर हम लोग कॉपर लॉस की बात कर रहे थे, कॉपर लॉस, अगर हम लोग कॉपर लॉस की बात कर रहे थे तो कॉपर लॉस में ये देखा जा रहा था कि इस कोर में कॉपर की बाइंडिंग की गई है, इस कोर में कॉपर की बाइंडिंग की गई है, इसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो इस करंट फ्लो होने के कारण इस प्राइमरी बाइंडिंग में लॉसेस हो रहे हैं और ये सेकेंडरी बाइंडिंग में लॉसेस हो रहे हैं। तो कॉपर यानी कॉपर लॉस जो होगा, प्राइमरी बाइंडिंग में लॉसेस, प्राइमरी बाइंडिंग में लॉसेस प्लस सेकेंडरी बाइंडिंग में लॉसेस, यानी प्राइमरी के लॉसेस प्लस सेकेंडरी के लॉसेस को ही हम लोग कॉपर लॉस कहा जाता है। अगर हम लोग प्राइमरी लॉस की बात कर रहे हैं तो इसका अगर रेजिस्टेंस की हम लोग मान लेते हैं कि R1 है और इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो इसमें जो है I1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, इसमें I2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो क्या हो जाएगा I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2। ये जो है टोटल कॉपर लॉस इसमें हो रहा होगा। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं
कि ये जो लॉसेस हो रहे हैं, अब यहाँ पे ये देखा जाए कि ये जानते हैं कि N1 I1 बराबर N2 I2। तो अगर हम लोग ये जानते हैं वैल्यू, यही तो एमएमएफ होगा, प्राइमरी वाइंडिंग का एमएमएफ ये होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग का एमएमएफ ये भी होगा। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, N2 अपान N1 इंटू I2। इस I1 की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करेंगे। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, N2 अपान N1 N2 अपान N1 इंटू I2 स्क्वायर इंटू R1 प्लस I2 स्क्वायर इंटू RE2 इंटू R2, यही होगा। अब यहाँ से I2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो I2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमें पे, N2 अपान N1 इंटू R1 प्लस R2 स्क्वायर। ये जो है वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है। अगर हम लोग ये कहते कि इस सेकेंडरी को प्राइमरी में अगर ट्रांसफर किया गया है तो जो इसका इक्विवेलेंट यानी ये जो है N2 अपान N1 का होल स्क्वायर इंटू R1 प्लस R2, यही किसके बराबर होता, ये कहा जाता RE2 के बराबर होता। तो यहाँ से जो प्राइमरी में लॉसेस आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, I2 स्क्वायर इंटू RE2, I2 स्क्वायर इंटू RE2। यानी अगर हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो लोड पे करंट फ्लो हो रही है वो कॉपर लॉस के स्क्वायर, यानी क्या होगा, इसके जो लॉसेस होगा वो इसके स्क्वायर के रूप पर डिपेंड करता है। यानी पीसी जो है वो आई स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कॉपर लॉस जो है वो लोड के यहाँ के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसी तरह से अगर इसी तरह से हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग का लॉसेस निकालते तो पीसी बराबर आ जाता I1 स्क्वायर इंटू RE2। तो ये जो होगा RE2 इंटू I1 स्क्वायर बराबर I2 स्क्वायर इंटू RE2, यही किसके बराबर होगा, कॉपर लॉस के बराबर होगा। तो इतनी बात जो है हम लोग आज जो पढ़े हैं उसमें ये देखा गया है कि ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी, ट्रांसफार्मर के लॉसेस के बारे में पढ़ा गया है कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं। तो ये देखा गया कि ट्रांसफार्मर में दो तरह के लॉसेस होते हैं, एक आपका आयरन लॉस, दूसरा जो है वो कॉपर लॉस। दूसरा जो है वो कॉपर लॉस। आयरन लॉस जो है वो दो तरह के होते थे, एक आपका हिस्टेरिसिस लॉस जो है, दूसरा जो है वो ईडी करेंट लॉसेस। हिस्टेरिसिस लॉस जो है, हिस्टेरिसिस लॉस जो है क्या होता है उसके बारे में पढ़ा गया। हिस्टेरिसिस लॉस किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये देखा गया था कि सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि ईडी करेंट लॉसेस जो है वो सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अब उसके बाद हम लोग पढ़े हैं ट्रांसफार्मर कॉपर लॉस। कॉपर लॉस के बारे में ये पढ़ा गया। नेक्स्ट जो इसी में टॉपिक हम लोग पढ़ना था वो इफिशिएंसी के बारे में पढ़ना था। इफिशिएंसी, अगर हम लोग ये बात करते हैं इफिशिएंसी,
इफिशिएंसी को ईटा से डिनोट किया जाता है। इफिशिएंसी कहते किसे हैं? तो आउटपुट पावर यानी ट्रांसफार्मर का आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर इज कॉल्ड द ट्रांसफार्मर इफिशिएंसी। अगर हम ये कहते कि इनपुट पावर क्या होती है, अगर हम ये करें कि इनपुट पावर क्या होती है, तो इनपुट पावर को हम लोग लिख सकते हैं, इनपुट पावर को लिखा जा सकता है आउटपुट पावर प्लस इसमें जो लॉसेस हो रहे हैं उसी को हम लोग इनपुट पावर के बराबर होगा। यानी कि आउटपुट पावर इनपुट पावर किसके बराबर होगी? जो इसमें आउटपुट में पावर मिल रही वो प्लस इसमें जो लॉस हुआ है वही इनपुट पावर के बराबर होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ईटा इक्वल टू आउटपुट पावर बटे आउटपुट पावर प्लस लॉसेस, प्लस क्या होगा? लॉसेस। अगर हम लोग पावर की बात करते हैं कि पावर क्या होती है, तो ये जानते हैं पावर बराबर VI cos फाई। तो आउटपुट पावर का मतलब क्या हुआ? सेकेंडरी में जो पावर है, तो सेकेंडरी पावर मतलब V2 I2 cos फाई 2 बटे आउटपुट पावर V2 I2 इंटू cos फाई 2 प्लस आयरन लॉस को PI और कॉपर लॉस को किससे डिनोट कर रहे थे हम लोग? अभी I2 स्क्वायर इंटू Re2, यही होगा हमारा। यही जो है वो एफिशिएंसी के बराबर होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये देखा जाए कंडीशन। Mr. Manoj, time is over. Kindly conclude, please. ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम इफिशिएंसी की क्या कंडीशन होती है। ठीक, थैंक यू। Okay, thank you very much. I'm ending this meeting.